रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में नीले बल्ब की धीमी सी रोशनी फैली हुई थी। ऐसी की हल्की सी आवाज ने कमरे के माहौल पर एक अजीब सी शांति छाई थी। गहरी नींद में डूबी अनवी ने किसी एहसास के चलते आंखें खोलकर देखा। सामने लगी घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। चैन की सांस लेते हुए अनवी ने करवट बदल ली। अभी सुबह होने में काफी वक्त था। आज पूरा दिन काम करके वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अभी वह सिर्फ आराम करना चाहती थी। लंबे बाल हाथ से पीछे तकिए पर फेंकते हुए अनवी ने हल्का सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ा था और आंख बंद करते ही वह एक बार फिर गहरी नींद में डूबती चली गई। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। ऐसे में दरवाजे की हल्की सी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अनवी को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया हो। वह नींद में थी। मुश्किल से उसने आंखें खोलकर देखा, कोई नहीं है। खुद को तसल्ली देते हुए वह एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी थी। अब भी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक ही वह चौंकी। उसे अपने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। अब की बार उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वह करवट बदलती, किसी मर्दाना हाथ को महसूस किया। अनवी के रग रग में सनसनी सी दौड़ गई थी। एक दबी दबी सी चीख उसके होठों से निकली और अचानक नीचे उतर गई थी। कौन है? यहाँ कौन है? कमरे में घबराकर कहती अनवी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कोई मौजूद था, इतना तो उसे अंदाजा हो ही गया था। बल्ब की हल्की सी रोशनी में वह कोई लंबे कद का मर्द मालूम हो रहा था। अनवी के कदमों तले से जमीन निकल गई। उस आदमी ने आगे बढ़कर अनवी को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। शायद वह अनवी के अचानक जाग जाने पर खुद भी घबरा गया था। अनवी के होठों से एक चीख निकली। उसके बढ़ते हाथों को जोरदार अंदाज में पीछे धकेलते वह बाहर की ओर भागी थी। पीछे मौजूद मर्द ने उसे काबू करने की कोशिश की थी, मगर अनवी की फुर्ती उसके काम आई। तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल आई थी। तेजी से भागते हुए वह कमरों के आखिर में बने स्टोर रूम तक चली आई। दरवाजा खुला था। कांपते हाथों से अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर लिया था। कबाड़ और धूल से भरे इस कमरे में दरवाजे के साथ ही लगकर नीचे बैठते वह बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी थी। दुपट्टा उठाने का उसे होश ही न था। कंधों पर बिखरे बाल जाहिर कर रहे थे कि वह किस घबराहट में अपने कमरे से निकली थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोते उसे बार बार सिर्फ एक ही आदमी का ख्याल आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विवान। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे नर्क में फेंक दिया। अपने हाथों को घुटनों के चारों ओर लपेटकर वह जैसे खुद को छिपाना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था कि यह उसके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। अभी नहीं तो कुछ घंटों बाद ही सही, उसे आखिरकार स्टोर रूम से बाहर निकलना ही था। और तभी वह चौकी बाहर फैले रात के सन्नाटे में कदमों की भारी आहट उसे स्टोर रूम की ओर आती हुई महसूस हुई थी। वह डर से अपनी जगह जम गई। भारी मर्दाना आहट स्टोर रूम के ठीक बाहर आकर रुक गई थी। हल्की सी आवाज हुई, जैसे किसी ने स्टोर रूम का लॉक खोलने की कोशिश की हो। अनवी कांप उठी। भगवान मुझे बचा लो। अपने हाथों को होठों पर रखिए वह लगातार मिन्नतें कर रही थी। बाहर खड़े आदमी को शायद एहसास हो गया था कि स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है, बाहर से खोलने पर नहीं खुलेगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद मायूस होकर उसने हाथ पीछे हटा लिया और अनवी को वही आवाज सुनाई दी। आज तो बच गई है, दोबारा कैसे बचेगी? अगली बार मैं पूरा इंतजाम करके आऊंगा। अगली बार नहीं छोड़ूंगा। शब्दों के आखिर में घिनौनी सी हंसी हंसते वह जाने के लिए पलट गया था। कदमों की आहट स्टोर रूम से दूर हुई तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अपने पर उसे मर्दाना हाथ का स्पर्श याद आया तो एक बार फिर वह घबरा उठी। तुमने मुझे मुफ्त का माल बना दिया है। विवान अपनी हथेलियों से आंखों को साफ करते हुए उसने एक बार फिर घुटनों में अपना मुंह छिपा लिया था। उसे पता था सुबह का सूरज निकलने से पहले तक उसे यहीं इसी स्टोर रूम में बंद रहना था। यूं ही आंखें नीचे किए वह अपने अतीत में पहुंच गई थी। ज्यादा नहीं, बस 2 महीने ही तो पुरानी बात थी। जिंदगी कितनी हसीन थी। कॉलेज के साथ जाने वाले ट्रिप के लिए उसने पिताजी से कितनी मिन्नतें की थीं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अपनी माँ से पूछ लो। उन्होंने हंसकर कहा तो वह माँ के पीछे पड़ गई थी। इतनी दूर अकेली लड़की को भेजने की भला क्या जरूरत है? माँ गुस्सा हो रही थी।
कॉलेज वाले 2 दिन के ट्रिप पर जा रहे थे और अन्वी उनके साथ जाना चाहती थी। इतने सालों में वह पहले कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई थी। यही वजह थी कि वह बहुत खुश थी। आंखों में गुस्सा लिए वह हॉल के सोफे पर बैठी थी जब पिताजी के फोन की घंटी बजी। मुस्कुराते हुए उन्होंने फोन कान से लगा लिया। भाई, और तो कोई परेशानी नहीं है? सब ठीक तो है? बस अपनी अन्वी को ट्रिप पर जाना है और उसके लिए जिद कर रही है। मैं और तुम्हारी चाची तो बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे, वह फोन पर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। एक पल में ही अन्वी को अंदाजा हो गया कि वह किससे बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, अगर तुम कहते हो तो मान जाते हैं, पिताजी ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा था। अन्वी को गुस्सा आया, मगर अंदर ही अंदर उमड़ती मुस्कुराहट को उसने बड़ी मुश्किल से होठों पर आने से रोका था। वह जानती थी, फोन की दूसरी ओर जो आदमी मौजूद है, उसकी बात पिताजी कभी नहीं टालेंगे। और यही हुआ था। उसकी ओर से इजाजत मिलते ही पिताजी ने उसे ट्रिप पर जाने की इजाजत दे दी थी। अन्वी को लगा था यह उसकी जिंदगी के खूबसूरत दिन होंगे। लेकिन यह और बात कि 2 दिन ट्रिप में दिल खोलकर जिंदगी जीकर आने के बाद जब वह वापस आई थी तो एक दिल दहला देने वाली या बेहद दुखद खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसके घर पहुंचने से सिर्फ आधा घंटा पहले मां और पिता का जोरदार कार एक्सीडेंट हो गया था। वे अस्पताल में जिंदगी की अंतिम सांस लड़ रहे थे। अन्वी शौक खड़ी रह गई। वह तो अपने ट्रिप की हजारों यादें लेकर उनके साथ शेयर करने के लिए आई थी, लेकिन किस्मत ने तो ऐसी बाजी पलटी थी कि उसे आंख से आंसू बहाना तक याद ना रहा था। सिर्फ 1 घंटे बाद ही दोनों की पार्थिव शरीर घर पहुंच चुकी थी। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्वी के सर पर तो आसमान टूट पड़ा। माँ और बाप दोनों की लाशें बरामदे में रखी हुई थीं। वह खामोश निगाहों से उन्हें देखती सोच रही थी कि पहले किसका मातम करें। रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। मेरी बेटी इस तरह चुप रहना अच्छी बात नहीं। उसकी इकलौती मासी ने उसे गले से लगाकर रुलाने की कोशिश की, मगर अन्वी अविश्वास भरी नजरों से सामने ही देखे जा रही थी। किसी ने उसके सर पर लाकर सफेद चादर ओढ़ा दी थी। वह रोना चाहती थी, फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन किसी अपने के गले लगकर। मगर वहां अपना कौन था? अन्वी ने पलटकर अपने सारे रिश्तेदारों की ओर देखा। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। किसी को उसके माँ बाप की मृत्यु का दुख न था। वजह सिर्फ यह थी कि उसके पिता ने माँ से अपनी मर्जी से शादी की थी। उनके खानदान वालों ने माँ को ना तो कभी स्वीकार किया था और ना ही उनकी मृत्यु पर कोई दुखी था। यही हाल माँ के खानदान की तरफ भी था। सिवाय उसकी एक मासी के, कोई अंतिम संस्कार पर ना आया था। मासी भी इसलिए आ गई थी क्योंकि वह खुद संतान से वंचित थी और अन्वी का दुख उनके दिल को चीरे जा रहा था। अर्थी उठाने का वक्त आया तो अन्वी ने बेजान नजरों से आसपास देखा और वह उसे नजर आ गया जिसे वह कब से ढूंढ रही थी। अर्थी को कंधा देता हुआ वह अपने दुख की इंतहा पर था। वह विवान था, उसके चाचा का बेटा, जिसकी वह जीवन साथी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने विवान का नाम ही अपने नाम के साथ सुना था और वह अपनी आंखों में उसके लिए कई हजार सपने सजा चुकी थी। उसे यकीन था उसे दुख में देखकर वह खुद को रोक नहीं पाएगा। वह जो आज तक बात नहीं करता था, इस दुख भरे मौके पर तो आकर उसे अपना कंधा जरूर देगा। वह कोई गैर तो नहीं, उसकी पत्नी थी, मगर अन्वी की सोच गलत साबित हुई। अर्थी को उठाकर बाहर निकलते उसने एक नजर भी अन्वी पर डालना गवारा न किया था। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वह फूट फूट कर रो दी। उसे अपना दुख अकेले ही मनाना था। उसे यह बात समझ आ गई थी। रिश्तेदार 2 दिन तक घर में जमा थे और उसके बाद धीरे धीरे सब जाने लगे। पिताजी अच्छी सरकारी नौकरी पर थे। घर भी सरकार की तरफ से मिला हुआ था, जो उनकी मौत के फौरन बाद ही वापस लिया जाने वाला था। पहली बार अन्वी को माँ बाप की मृत्यु के अलावा भी किसी परेशानी ने घेरा। अपनी इतनी सालों की जिंदगी में उसने कभी रुपए पैसे की फिक्र नहीं की थी। माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे तरीके से पाला था, हर सुविधा उसे दी थी। लेकिन अब आगे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर खाली करने का नोटिस उसके हाथ में था। उसकी आंखों में बेचैनी सी उभर रही थी। मैं अब कहाँ जाऊंगी इस घर में? मैं अकेली तो नहीं रह सकती। माथे पर बल लिए हुए वह परेशानी से सोच रही थी। तभी मासी अंदर दाखिल हुई। उनके साथ अन्वी की एक बुआ भी थी। आज एहसान करते हुए वह भी अफसोस करने के लिए आ गई थी। अब अन्वी का क्या करना है?
यह अकेली जवान लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती। भाई ने पाला भी, इसे इतनी सुविधाओं के साथ है। मैंने सुना है ट्रिप पर भी गई हुई थी, जबकि हमारे खानदान की लड़कियां तो घर से बाहर बाजार भी मर्दों के साथ जाती हैं। बुआ ने नाक चढ़ाकर कहा था। अन्वी सर झुकाकर रह गई। अरे करना क्या है, बिन माँ बाप की लड़की को यहाँ थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम लोगों को उसकी औलाद में कोई दिलचस्पी हो ना हो, मगर मुझे तो है, मेरे घर जाकर रहेगी। मासी की बात सुनकर अन्वी ने बेचैनी से सर उठाया था। बुआ तो मासी की बात पर शांत हो गई थी, लेकिन अन्वी की सांस उसके हल्क में ही अटक गई। मासी के घर क्यों? वह अपने घर जाना चाहती थी, उसके साथ जो उसका जिम्मेदार था। अन्वी ने बेचैनी से बात को बदला। वह तो उस दिन ऐसा गया था कि दोबारा पलटकर आया ही नहीं था। अन्वी की आंखों में नमी आने लगी और तभी दरवाजे पर आहट हुई। अन्वी के साथ बुआ और मासी ने भी मुड़कर देखा था। दरवाजे से विवान अंदर दाखिल हो रहा था। अन्वी को अपने अंदर ही अंदर आराम महसूस हुआ। वह सफेद रंग की शर्ट की आस्तीनें उसने कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी। जेब में मोबाइल डालते वह हमेशा की तरह व्यस्त मालूम हो रहा था। अन्वी जानती थी, इतने बड़े बिजनेस को खुद हैंडल करना आसान नहीं था। सिर्फ इतनी सी उम्र में उसका बिजनेस इंडिया के कई शहरों में फैल चुका था। इसकी वजह उसकी मेहनत और लगन ही थी, वह लगन जो उसकी सुनहरी आंखों से छलका करती थी। मैं अन्वी को अपने साथ लेकर जा रही हूं। अपने घर। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मासी ने मेरे विवान से पूछा था। अन्वी ने शांति से सांस लिया। वह उन्हें मना कर देगा। जाहिर है, मैं उसकी बीवी हूं, वह मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मगर अन्वी को जोरदार झटका लगा। वह तो कुछ और ही कह रहा था। मुझे ऐतराज क्यों होगा? अच्छा है, आपके घर में ये सुरक्षित रहेगी। दो शब्द कहकर वह बुआ की तरफ देखने लगा था। वह अपना बैग संभालते उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, चलो, मुझे पता है, तुम मुझे ही लेने आए हो। मैं कौन सा यहाँ रुकना चाहती हूँ? गुस्से से कहते हुए बुआ अन्वी के सर पर आशीर्वाद देकर बाहर निकल गई थी। अन्वी ने बेयकीन निगाहों से विवान की तरफ देखा। वह कितनी आसानी से उससे जान छुड़ा रहा था। जूते से कालीन को खुरचते विवान ने उसी पल निगाह उठाई। उसके चेहरे पर संजीदगी फैली थी। अन्वी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गहरी सांस लेता वह उठ खड़ा हुआ था। मकान को ताला लगा दीजिएगा, बाकी की कागजी कार्रवाई मैं कर दूंगा, वह नपे तुले अंदाज में कहता। बुआ के पीछे बाहर निकलता चला गया था। अन्वी ने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। उसे यकीन नहीं था कि यह आदमी उससे इतना बेजार था। उसने किसी फालतू चीज की तरह उसे जान छुड़ा ली थी। चलो अन्वी, देर हो रही है। मासी उठ खड़ी हुई थी। बाहर उनके पति अपनी कार लेकर खड़े थे। आंसुओं को साफ करते हुए गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई थी। अब अगर उसकी हैसियत कम हो ही गई थी, तो फिर उसे अपने अस्तित्व की कम हैसियत को स्वीकार कर लेना चाहिए था। बैग वह तैयार कर चुकी थी। खामोशी से अपना बैग उठाते वह मासी के पीछे बाहर निकल आई। एक आखिरी निगाह अपने माँ बाप के मकान पर डालते उसने सारी यादों को पीछे छोड़ दिया था। मासी का घर छोटा सा था। 2 कमरे कोने पर बना हुआ, एक स्टोर रूम और एक बाथरूम। मासी ने उसे प्यार से शरबत बनाकर दिया। यह बात सच थी कि वह उससे बेहद मोहब्बत करती थी। उनकी अपनी तो कोई संतान हुई नहीं। मासाजी खामोश से इंसान थे। उन्होंने ना अन्वी के आने पर कोई ऐतराज किया और ना ही दूसरे कमरे में से सोफे निकालकर वहां बेड डालने पर, यूं जैसे वह घर का हिस्सा ही नहीं थे। यह कमरा मासा के इस्तेमाल में होता है। यहां मैं रहूंगी तो उन्हें परेशानी तो नहीं होगी, अन्वी ने शर्मिंदगी से कहा। बैठे बैठाए वह उन पर बोझ बन गई थी। मासी ने प्यार से कहा, अरे नहीं, वह तो तुम्हारे यहां आने पर बहुत खुश हैं। तुम्हें अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। तुम परेशान मत हो। मासी की बात पर वह शांत हो गई थी। कॉलेज तो बगैर पेपर दिए ही छूट गया था और उसे यकीन था कि अब दोबारा कॉलेज की फीस देने के उसके पास पैसे नहीं होंगे। मासा अपनी दुकान से मुश्किल से घर का खर्च ही पूरा कर पाते थे। उसे मासी के घर में आए हुए 1 हफ्ता हुआ था। एक दिन जब वह किचन में खाना बना रही थी, दोनों चूल्हे एक साथ जल रहे थे। वह बुरी तरह से उलझी हुई थी। एक चूल्हे से सालन का भारी पतीला उठाकर उसने साइड में रखा। सालन का ढक्कन हटाकर वह मसाला चेक कर रही थी जब किचन में मासा दाखिल होते दिखाई दिए। पानी पीने आए होंगे, अन्वी ने दिल में सोचा। मसाला जुबान पर रखते वह बड़े आराम से नमक और मिर्च चेक कर रही थी।
लेकिन इससे पहले कि वह पलटती, अचानक उसे मासा की चीख सुनाई दी। अरे अनवी, तुम्हारा दुपट्टा जल रहा है, पीछे देखो। वह घबराकर पलटी थी। जलते चूल्हे के ऊपर उसका दुपट्टा यूं रखा था जैसे किसी ने आराम से उसे वहां पर रखा हो। अनवी को हैरत हुई। इतनी लापरवाही से तो उसने कभी जिंदगी भर काम नहीं किया था। आग के भड़कते शोले उसके दुपट्टे को अपनी लपेट में ले रहे थे, लेकिन मासा ने समय रहते हालात को संभाल लिया था। कितनी लापरवाही से काम करती हो, देखो सारा दुपट्टा जला दिया मासा ने। जूते से आग के शोलों को बुझाते उसे सर से लेकर पैर तक देख रहे थे। अनवी को कुछ परेशानी सी हुई। कहने को तो ऐसा कुछ भी न था। मासा ने उसे जलने से बचाया था, मगर पता नहीं क्यों वह बेचैनी सी महसूस कर रही थी, और फिर वह अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर तक वह कमरे में ही रही। दूसरा दुपट्टा लेकर वह बाहर निकली तो मासा घर में कहीं नहीं थे। ऐसे ही मेरा वहम होगा। अनवी ने खुद को संभाला। किचन में थोड़ा बहुत ही काम रह गया था। जल्द काम खत्म करते वह वापस अपने कमरे में चली गई थी। अजीब सी परेशानी में थी। 2 दिन बाद की बात थी। अचानक ही दोपहर के वक्त मासी की तबीयत खराब हो गई। उनका बीपी बहुत हद तक लो हो गया था। मासा घर पर थे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली और मासी को हॉस्पिटल ले गए। अनवी अकेली घर में परेशान हो रही थी। मासी की तबीयत के लिए वह बेचैन थी। बार बार वह उनके सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रही थी। शाम का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अनवी ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने मासा खड़े थे। तुम्हारी मासी तुम्हें याद कर रही हैं। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, उन्होंने कहा। अनवी ने चैन का सांस लिया। वह अकेले घर में उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। जल्दी से चादर ओढ़कर वह बाहर आई तो मासा अपनी बाइक पर उसी का इंतजार कर रहे थे। आपकी कार कहाँ है? अनवी ने हैरानी से पूछा। कार तो वहीं हॉस्पिटल में ही पार्क कर दी थी। वो लोग बार बार गाड़ी निकालने नहीं देते ना? मासा ने सहजता से जवाब दिया। अनवी को थोड़ा अजीब लगा। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होता है जो बार बार गाड़ी निकालने पर रोक लगाए? लेकिन वह चुप रही और खामोशी से मासा के साथ चल दी। न जाने कितनी देर तक मासा बाइक चलाते रहे। अनवी ने महसूस किया कि बाइक बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। क्या हॉस्पिटल बहुत दूर है? अनवी को हल्की घबराहट होने लगी। नहीं, दूर तो नहीं, चलो तुम्हें जूस पिलाता हूं, मासा ने कहा और एक जूस की दुकान के सामने बाइक रोक दी। अनवी बुरी तरह से घबरा गई। नहीं मासा, मुझे जूस नहीं पीना, मासी बीमार हैं, मुझे उनके पास ले चलिए। उसकी आवाज में अब साफ नाराजगी थी। मासा चंद पल उसे देखते रहे सी, फिर कंधे उचकाकर बिना कुछ बोले बाइक पर दोबारा बैठ गए। लेकिन उनके अंदाज में अब गुस्सा था। मासी तो अगले दिन ठीक होकर घर वापस आ गई, लेकिन अनवी को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मासा आसपास होते तो वह खुद असहज महसूस करती। उसे लगता जैसे कोई लगातार उसे देख रहा है। मासी तो अपने काम में मग्न होती। वह घबराकर मासा की ओर देखती तो वह या तो अपने मोबाइल में मग्न होते या इधर उधर देख रहे होते। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, वह परेशानी से खुद से बातें करने लगती। उसे पता था उसकी खूबसूरती उसके लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी जरूर करेगी। वह शाम अपनी कॉलेज की पुरानी किताबें निकाले खाली खाली नजरों से उन्हें देख रही थी, जब अचानक ही तेज बारिश होने लगी। खुशगवार एहसास के तहत उसने कमरे के दरवाजे से बाहर देखा। मासी आराम कर रही थी। पल भर में छमम छमम बरसते बारिश ने पूरे आंगन को भिगो दिया था। तार पर पड़े हुए कपड़े समेटकर वह फटाफट अंदर ले आई थी। मोटर को भी छिपा दिया था। बाकी कोई ऐसा काम न था जो जरूरी हो। जरा सी देर में ही उसके कपड़े भीग गए थे। वह कपड़े बदलने का सोच ही रही थी जब दरवाजे पर आहट हुई। उसने पलट कर देखा तो मासा खड़े थे। वह कहने लगे, बाहर अगन में बहुत मिट्टी है, बारिश का पानी जमा हो रहा है, जल्दी से साफ कर दो। वह कहते हुए बाहर अगन में जाकर खड़े हो गए थे। अनवी ने चंद लम्हे सोचा। वह उनके घर में एक बोझ की तरह रह रही थी। उनके कामों पर ऐतराज करना बनता न था। खामोशी से दुपट्टे को फैलाकर खुद पर लेते वह बाहर निकल आई। बाहर बारिश तेज थी। वह सफाई करने के दौरान सर से लेकर पैर तक भीग रही थी। सहन से मिट्टी साफ हो गई, मगर बारिश तो अब भी बरस रही थी। उसने बेबसी से मासा की तरफ देखा, जो बगैर पलक झपकाए उसे देख रहे थे। मासा, बारिश हो रही है, साफ करने की क्या जरूरत है? उसने कहा, मगर मासा ने कोई जवाब नहीं दिया। कदम उठाते हुए उसके बराबर आकर खड़े हो गए थे और कहा कि मुझसे शादी करोगी? अनवी,
तुम्हारी मासी एक बांझ औरत है। वह मुझे संतान की खुशी नहीं दे सकती। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और सच बताऊं तो मेरा तुम पर दिल आ गया है। अगर तुम हामी भरो तो मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी मासी को डिवोर्स दे दूंगा। मासा की बात पर अन्वी ने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा, कांपते कदमों से अपने हाथ छुड़ाते हुए एकदम पलटकर अपने कमरे की ओर भागी थी। उसे कितनी ही देर तक यकीन नहीं आया कि बाहर क्या हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? दोनों हाथों से अपने सर को थामते वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे विवान की याद आने लगी। पूरी रात उसकी करवटें बदलती गुजर गई थीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। सुबह होते ही वह मासी के पास गई थी। मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे कुछ काम है। मासी ने हैरान होते हुए अपना मोबाइल उसे थमा दिया। आज से पहले तो अन्वी ने कभी मोबाइल मांगा ही ना था। उसके चेहरे पर परेशानियां बिखरी हुई थीं। मोबाइल कमरे में लेकर आते उसने धड़कते दिल से मासी का फोन चेक किया। उसमें कहीं पर भी विवान का नंबर सेव नहीं था। अन्वी को मायूसी हुई और फिर अचानक ही उसके दिमाग में ख्याल आया, वह मशहूर बिजनेसमैन था, इतना व्यस्त रहता था, यकीनन उसका कोई प्रोफाइल तो होगी ही। कांपते हाथों से उसने सोशल मीडिया पर विवान को सर्च किया। थोड़ी देर के बाद उसकी हंसती मुस्कुराती कई तस्वीरें निकलकर सामने आ गई थीं। थोड़ी सी रिसर्च के बाद अन्वी को उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया था। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का था। अन्वी को पूरा यकीन था कि फोन करने पर सेक्रेटरी ही उससे बात करेगी। मैं उसे कह दूंगी कि मैं उसकी करीबी रिश्तेदार हूं, तब वह मेरी बात विवान से करवा ही देगी। वह उसे कहना चाहती थी कि अब वह उसे अपने घर ले जाए। जाहिर है, जिस आदमी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसे उसी के घर में रहना चाहिए था। वह भला मासी के घर में बिला वजह अपनी इस दांव पर क्यों लगा रही थी? फोन सेक्रेटरी ने ही उठाया। मैं उनकी बहुत करीबी रिश्तेदार बात कर रही हूं। विवान से मेरी फौरन बात करवाइए। लहजे में आत्मविश्वास बनाते हुए अन्वी ने उसे हुक्म दिया। सेक्रेटरी ने खामोशी से लाइन कनेक्ट कर दी थी। अन्वी धड़कते दिल के साथ फोन कान पर लगाए बैठी रही। थोड़ी ही देर के बाद उसकी आवाज आई थी। जी, कौन बात कर रही हैं? आप? आवाज थकी हुई थी, जैसे ना जाने वह कितना व्यस्त हो। जी, मैं अन्वी बात कर रही हूं। अन्वी ने धड़कते दिल के साथ उसे जवाब दिया था। आंसू आंखों में आने लगे। वह सोच ही रही थी कि कैसे उसे अपनी सारी कहानी सुनाए, कि उसने बिना उत्साह से जवाब दिया। कौन अन्वी? देखें मैडम, झूठ बोलकर मुझसे बात करने की कोशिश मत करें। मैं एक बिजी इंसान हूं। अगर आपको किसी किस्म की माली मदद चाहिए तो सेक्रेटरी से कह दें, चैरिटी फ्रेंड में से आपकी मदद कर दी जाएगी। ये बात बोलते ही उसने कॉल काट दी थी। अन्वी हैरानी से बैठी रह गई। सामने दीवार पर निगाह जमाए उसे अपने आप को किसी गैर मामूली चीज जैसा लगा, जिसे बुरी तरह से विवान ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसे तो मेरा नाम तक नहीं पता। वह उसी की जीवन संगिनी थी। जब पिताजी के कहने पर उसने विवान से शादी के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन उसे याद तक नहीं था कि उसकी जीवन संगिनी किसी और के घर में दिन गुजार रही थी। मासी अपना मोबाइल वापस मांग रही थी। उन्हें किसी को फोन करना था। कांपते हाथों से अन्वी ने उन्हें मोबाइल वापस दे दिया। उसका चेहरा देखकर वह चौंकी। क्या बात है, तुम्हें कुछ हुआ है? मगर अन्वी न कहते हुए वापस अपने कमरे में चली आई थी। उसके पास अब यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शाम मासा के घर आने से पहले ही वह घबराकर अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन मासी उसे अपने साथ बाजार ले गई। मासा घर में अकेले थे, इस वजह से वह घर में ना रुकी। शाम तक बाजार में घूमने फिरने के बाद जब वह घर आई तो थकावट से अन्वी की कमर टूट रही थी। वह बस अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहती थी। मासी से इजाजत लेते वह कमरे में आई। दरवाजा लॉक करते हुए बुरी तरह से घबरा गई। लॉक खराब हो चुका था। कई बार घुमाने के बावजूद भी दरवाजा लॉक ना हुआ। अन्वी के कदमों तले से जमीन निकल गई। सुबह तक तो ये लॉक बिल्कुल ठीक था, तो फिर अब यह कैसे? वह बार बार दरवाजा खोल और बंद कर रही थी जब उसकी नजर बाहर बैठे मासा पर पड़ी। अन्वी को देखकर उसने एक मुस्कुराहट दी। अन्वी के होश उड़ गए। यह हरकत उनकी थी, उसे अच्छी तरह पता चल गया था। आज उन्होंने मासी और अन्वी के घर पर नहीं होने का फायदा उठाया था। हे भगवान विवान, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम क्यों मुझे भूल गए? अपनी बेबसी को सोचते हुए वह वहीं दरवाजे के पास बैठ गई थी। रात को न जाने कौन सा वक्त था जब अकड़ी हुई कमर के साथ
वह नींद में ही उठकर बेड पर जाकर लेट गई थी। थके होने की वजह से खराब लॉक वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी। यही वजह थी कि रात को जब राजेश दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वह बुरी तरह से घबरा गई थी। और अब स्टोर में बैठे बैठे अन्वी की आंखें पथरा गईं। सुबह हुई तो वह गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मासी पाबंदी से पूजा करती थी। अन्वी ने जाकर उन्हें जगाया और खुद भी पूजा करने लगी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मासी के सामने नाश्ता रखती उसने धीमी सी आवाज में कहा तो वह हैरान रह गई। तुम्हारी सारी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं बेटा, फिर नौकरी की क्या जरूरत है? अन्वी अपने आंसू छुपाकर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि वह नौकरी इसलिए तलाश करना चाहती है ताकि चुपके से इस घर को छोड़कर किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। अब वह और ज्यादा इस घर में नहीं रह सकती थी। मासी को भला क्या ऐतराज हो सकता था? परेशानी तो अन्वी को बस यही थी कि अधूरी पढ़ाई के साथ उसे कहाँ नौकरी मिलेगी। सारे पेपर्स लिए वह सुबह से लेकर शाम के वक्त तक सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। कोई स्कूल, कोई ऑफिस ऐसा न था जहां उसने नौकरी के लिए अप्लाई ना किया हो। वह घर वापसी के लिए रिक्शे में बैठना चाह रही थी जब एक लड़की उसके बराबर आकर खड़ी हुई। वह बार बार मोबाइल पर वक्त देखते बड़बड़ा रही थी। इंटरव्यू टाइम खत्म हो जाएगा और ना जाने यह ड्राइवर कहाँ रह गया है। वह सामने एक घर से निकली थी। अन्वी ने नजर उठाकर उसे देखा। उसने पैंट शर्ट में फैशन की सभी आधुनिक जरूरतों को पूरा कर रखा था। अन्वी ने एक नजर अपने अस्तित्व पर डाली। सफेद रंग का सादा सा लिबास, जिसका दुपट्टा उसने अच्छे से सर पर ओढ़ रखा था। बड़ी बड़ी आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। लड़की के सामने गाड़ी आकर रुकी तो लड़की ने उससे एक बार एड्रेस कंफर्म किया। वह शहर की एक मशहूर कंपनी का एड्रेस था। नाम सुना सुना सा लग रहा है। अगर वहां किसी नौकरी की गुंजाइश है तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। अन्वी ने सोचा, शायद वहां नौकरी मिल जाए। एक आखिरी ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है? बेबसी से सोचते अन्वी ने एक बार फिर रिक्शे वाले को रुकने का इशारा कर दिया था। रिक्शे में बैठते वह जब उस ऑफिस के सामने रुकी तो आसमान के साए गहरे होना शुरू हो चुके थे। अब तो इंटरव्यू का टाइम भी खत्म हो चुका होगा, बल्कि अब तो ऑफिस टाइम ही खत्म होने वाला है। अन्वी ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। बाकी इंटरव्यू टाइम खत्म हो चुका था। जो लास्ट के 1-2 कैंडिडेट थे वह भी खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। अन्वी सेक्रेटरी के पास पहुंची। क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? सेक्रेटरी ने एक नज़र उसे देखा, सर से पांव तक उसके हुलिये का जायजा लिया। शायद वह समझ गई थी कि अन्वी जरूरतमंद है। उसने फोन उठाकर अंदर बैठे अपने बॉस से बात की। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज कंपनी के ओनर इंटरव्यूज ले रहे हैं। उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने का थोड़ा शौक भी है। तुम अंदर जा सकती हो। खुशगवार अंदाज में कहते सेक्रेटरी ने उसे अंदर का रास्ता दिखा दिया था। अन्वी गहरी सांसें लेते दरवाजे तक चली आई। यहां आने से पहले मुंह ही धो लेती, थोड़ा सा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता। सारा दिन बाहर घूमने के बाद न जाने क्या हाल हुआ होगा। खुद को शांत करते हुए उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कमरे में दाखिल हुई। सामने चेयर पर बैठा कंपनी का मालिक फाइल देख रहा था। सर। अन्वी ने नमस्कार किया तो सामने बैठे आदमी ने सर उठाया और अन्वी वहीं की वहीं जम गई। वह विवान था, उसका पति, जिसकी वजह से वह आज सड़कों पर धक्के खाती हुई यहां पहुंची थी। एक पल में अन्वी के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। आप? उसके होठों से निकला। विवान बेजार चेहरे से उसे देख रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी निगाहों में हैरानी थी। अन्वी लब भींच कर रह गई। आंखों में पानी उतरने लगा। सारी बेबसी, सारे जुल्म आंखों के सामने घूम गए। अचानक ही वह पलटी और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। तेजी से अपने आंसू पोंछती वह लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ थामा। अन्वी, कहाँ जा रही हो? तुम यहां क्यों आई हो? बताओ तो सही। वह कोई और नहीं, विवान ही था। ऑफिस में मौजूद सभी लोग हैरान थे। कुछ तो उसकी इज्जत में खड़े भी हो गए। अन्वी ने पलटकर उसे देखा। बस यूं ही गलती से आ गई। नहीं पता था ये ऑफिस आपका है, वरना कभी ना आती। धीरे लहजे में कहकर उसने फिर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। विवान ने पलटकर अपने स्टाफ की ओर देखा। गहरी सांस ली। मेरे साथ आओ।
उसका हाथ थामकर वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। क्या हुआ है तुम्हें अनवी? कोई परेशानी है? मासी ने कहा था नौकरी करने को। नौकरी ढूंढनी थी तो मुझे बता देती, मैं पैसे भेज दिया करता। आखिर तुम मेरे रिश्तेदार की बेटी हो। कंपनी से बाहर निकलते हुए विवान ने सहजता से कहा। अनवी ने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। क्या वह सच में उनके रिश्ते को भूल चुका था? लगता तो ऐसा ही था। अनवी होंठ भींच कर रह गई। अच्छा चलो, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे पास पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। तुम होशियार हो, कर लोगी। आजकल उसी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। ऐसा करो, अभी घर जाओ और कल सुबह आ जाना। नरम लहजे में कहते हुए विवान ने जैसे उस पर एहसान कर दिया हो। अनवी ने उसे एक नफरत भरी नजर से देखा और तेजी से अपना हाथ छुड़ाकर सामने से गुजरते रिक्शे में बैठ गई। विवान ने उसे जाते देखा और गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं तुम क्या चाहती हो अनवी? फिर वह वापस ऑफिस की ओर लौट गया। अनवी घर पहुंची तो मासा घर आ चुके थे। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुईं। कोई भी कोना उसे पनाह देने लायक नहीं लगा। मासी से तबीयत खराब होने का कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में चारों ओर रात का सन्नाटा फैल गया। अनवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। मासी अपने कमरे में सो चुकी थीं। अनवी ने दरवाजा खोला और आंगन की ओर झांका। बाहर कोई नहीं था। मासा की मोटरसाइकिल भी गायब थी। गहरी सांस लेते हुए वह वापस कमरे में लौटी। उसे अब समझ आ गया था कि मासा अक्सर रातों को कहाँ रहते हैं। शायद आज भी बाहर ही हैं। वह पूरे दिन की थकी हुई थी और बस सो जाना चाहती थी। उसने लॉक घुमाकर चेक किया, लेकिन वह खराब हो चुका था। डरते हुए उसने खुद को बिस्तर पर डाला। आंखें खुली थीं, पर नींद आने लगी थी। हर आहट पर वह चौंक जाती, लगता जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। मगर वहां कोई नहीं था। वह काफी देर तक जागती रही, लेकिन थकावट ने आखिरकार उसे घेर लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। न जाने रात का कौन सा पहर था जब एक अजीब एहसास ने उसे जगा दिया। अनवी घबराकर उठ बैठी। एक साया वहां मौजूद था। अनवी हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरी। कहाँ भाग रही हो? समझ नहीं आता तुम मुझसे दूर क्यों जाती हो? मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। इसमें बुराई क्या है? क्या कमी है मुझ में? सिर्फ थोड़ी उम्र ज्यादा है। वह राजेश था। हल्की रोशनी में उसके चेहरे की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। अनवी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझ पर रहम करो, भगवान के लिए। मैं शादीशुदा हूं। उसके होठों से टूटा फूटा स्वर निकला। राजेश हंसा। शादी? वह जो तुम्हें पूछता भी नहीं? जानती हो कितना अमीर है वो? तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता होगा। और तुम उसी के नाम पर बैठी हो? शादी तो सिर्फ मुझसे होगी। अनवी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया और बिजली की तेजी से कमरे से निकल आई। उसकी आखिरी पनाह सिर्फ स्टोर रूम था। वहीं जाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और एक बड़ा फैसला कर लिया था। उसे विवान की नौकरी कबूल करनी ही थी। चंद पैसे कमाकर वह अपने लिए एक अलग मकान का इंतजाम तो कर ही लेगी। ये कड़वा घूंट तो उसे निगलना ही था। सुबह तक वह वहीं स्टोर रूम में बैठी रही और जब दिन चढ़ आया तो वह स्टोर रूम से बाहर निकली। शुक्र था कि मासी ने उसे वहां से निकलते नहीं देखा। वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्हें राजेश की असलियत बताकर इस शादी से मायूस नहीं करना चाहती थी। खामोशी से तैयार होकर वह घर से निकल आई। ठीक आधे घंटे बाद वह विवान के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वीरानी थी। आज उसने आसमानी रंग का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था। पैरों में सादी सी काले रंग की चप्पल थी, जिसमें उसके खूबसूरत नाजुक पांव चमक रहे थे। विवान ने सिर से पांव तक उसे देखा। उसके होठों पर ना तो मुस्कुराहट थी और ना ही वह आम लड़कियों जैसी लगी। मैं आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हूं। मेरी सैलरी क्या होगी? मेरी एक ही शर्त है कि मैं रविवार के दिन भी ऑफिस आया करूंगी और मुझे छुट्टी रात 8 बजे चाहिए। इससे पहले नहीं। उसने दो टूक अंदाज में विवान के सामने अपनी शर्तें रखीं। विवान हैरान नजरों से उसे देखता रह गया, लेकिन अनवी के चेहरे पर इतनी उदासी थी कि वह चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ सका। अचानक वह चौंका। मैं तुम्हें बताना तो भूल गया कि मेरी आज शाम की फ्लाइट है। मैं एक डेलीगेशन के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। 10 दिन का ट्रिप है और मेरी पर्सनल असिस्टेंट को भी मेरे साथ ही जाना था। इसीलिए इतनी इमरजेंसी में हायरिंग की। अब क्योंकि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भी फ्लाइट की टिकट अपने साथ ही बुक करवा लेता हूँ।
तुम्हें तैयारी में कितना वक्त लगेगा? उसके कहने पर अन्वी अपनी जगह जमसी गई। उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना। वह तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी और अब वह उसे जहाज में अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा था। अन्वी के दिल में एक धड़कन उठी, मगर सामने बैठा आदमी इतना लापरवाह था कि वह कोई खुशी महसूस ही नहीं कर सकी। मुझे तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, डोर टूक अंदाज में कहती हुई वह ऑफिस से बाहर निकल आई थी। उसे उसकी जगह बता दी गई थी। शाम तक उसने सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी कर लीं। विवान ने उसे ड्राइवर के साथ घर से बैग लेने भेजा तो मासी बहुत हैरान हुई। यह कैसी नौकरी है अन्वी, जिसे ज्वाइन करते ही तुम्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है? मासी ने पूछा। लेकिन अन्वी ने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा कि वह विवान के पास नौकरी कर रही है। नौकरियां ऐसी ही होती हैं। मासी, आप परेशान मत हो, कुछ तो करना ही है ना, मुझ पर भरोसा रखें। मासी ने उसे आशीर्वाद दिया और वह अपना बैग लेकर घर से बाहर आ गई। शुक्र था कि उस वक्त मासा घर पर नहीं थे। उसके बैग में गिनती के चंद जोड़े थे जो उसने माँ बाप की जिंदगी में बनवाए थे। ड्राइवर उसे लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। वह गाड़ी से नीचे उतरी तो विवान सामने ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आ जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। उसका हाथ थामते हुए वह आगे बढ़ गया। अन्वी सुलग उठी। यह हमदर्दी न जाने वह किस खुशी में कर रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन विवान ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। फ्लाइट लंबी थी। इत्तेफाक से उसकी सीट विवान के बराबर नहीं थी। पूरे सफर के दौरान वह घबराई ही रही। कई बार विवान उठकर उसके पास आया था। किसी चीज की जरूरत है? अन्वी, तो बता देना, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार फ्लाइट में इंसान को परेशानी हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वह हर बार यही कहता और अन्वी नफरत में चुप रहती। ये ख्याल तो देखो, कितना कर रहा है अपनी प्राइवेट असिस्टेंट का, और इसकी असलियत तो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। दिल पर पत्थर रखकर वह गहरी सांस लेकर रह गई। एयरपोर्ट से नीचे उतरते ही वहां एक आदमी विवान को रिसीव करने आया। वह पूरे आत्मविश्वास से नीचे उतरकर उनसे मिलने लगा। एयरपोर्ट पर ही उन लोगों ने अपने आगे का शेड्यूल तय कर लिया। मीटिंग्स कहाँ रखनी है और किस होटल में रुकना है, वही बातें आपस में हो रही थीं। विवान के पीछे खड़ी अन्वी मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए थी। इतनी बिजी लाइफ उसने पहली बार देखी थी। गोरों का सामना करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार चेहरे पर हाथ फेरती। वह खुद को नर्वस होने से रोक रही थी। उन्हीं आदमियों में से एक ने शायद विवान से अन्वी की तरफ इशारा करके कुछ पूछा था। अन्वी सुनना चाहती थी कि विवान उसका क्या परिचय देता है। वे लोग शायद उसे सादे सलवार कमीज में देखकर हैरान हो रहे थे। आखिर विवान एक बिजनेस ट्रिप पर था और अपने साथ किसी आम इंसान को तो नहीं ला सकता था। विवान ने पलटकर एक नज़र अन्वी पर डाली और कहा, यह मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी सेल्फ केयर का ध्यान रखेंगी। अंग्रेजी में जवाब देते हुए विवान ने अन्वी को दो टूक पहचान दे दी थी। वह बेबसी का घूंट पीकर रह गई। चलो, अभी तो शाम होने वाली है। हमारा सारा शेड्यूल कल से शुरू होगा। आज सिर्फ आराम करना है। विवान ने उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। एयरपोर्ट से उन्हें एक शानदार गाड़ी लेने आई थी। होटल के कमरों की पहले से बुकिंग थी। अन्वी अविश्वास से गाड़ी से बाहर पीछे भागते मंजर को देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह विदेश में इतने शानदार अंदाज में कदम रखेगी। एक आलीशान होटल के सामने गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और अन्वी नीचे उतरी। वह चुपचाप विवान के पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि उसे अभी तक यह भी नहीं बताया गया था कि उसे क्या करना है या कहाँ जाना है। काउंटर पर रुककर विवान ने कमरे की चाबी मांगी। अन्वी के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वह उसे एक बीवी का दर्जा देगा। शायद वह उनके लिए एक ही कमरा बुक करे। मगर उसकी उम्मीदें उस वक्त टूट गईं जब विवान ने उसके हाथ में चाबी थमाते हुए कहा, यह तुम्हारे कमरे की चाबी है। हमारा कमरा बराबर बराबर में ही है। टाइम पर सो जाना, कल सुबह जरूरी मीटिंग है। वह खाली खाली निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। सफर की थकावट और भीतर का दुख दोनों ने उसे जकड़ लिया था। विवान ने एक नज़र देखना तक गवारा नहीं किया था। खुद को संभालते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा तो आंखें चौंधिया गईं। इतना सुंदर कमरा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। खिड़की से नीचे का नज़ारा साफ दिख रहा था। कपड़े बदलकर जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो रूम सर्विस वाला खाना दे गया था।
अनवी ने खामोशी से खाना खाया और बेड के किनारे टेक लगाकर बैठ गई। लंबे बाल खुले थे, आंखों में आंसू तैर रहे थे। खुद के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। शायद उसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार की दस्तक उसने अनसुनी कर दी, मगर दूसरी ओर, फिर तीसरी दस्तक पर वह घबराकर उठ बैठी। दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। बाहर विवान खड़ा था, लाल रंग का कोट पहने पूरी तरह बाहर जाने के लिए तैयार। अरे, ये क्या, तुम यहां आकर सो गई? घूमना नहीं है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनवी ने चौंक कर उसे देखा, फिर तंज भरे लहजे में बोली, अपनी पर्सनल असिस्टेंट को घुमाने कौन लाता है? मीटिंग तो सुबह है ना? विवान उसे देखकर रह गया। चंद सेकंड बाद वह बेकाबू होकर हंसा। अच्छा, चलो ये पहनकर आओ। उसकी तरफ विवान ने कुछ बढ़ाया। अनवी ने देखा, वह एक लेडीज ओवरकोट था। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। अनवी के दिल को कुछ होने लगा। धीरे से गर्म ओवरकोट पहनते हुए उसने विवान की दी हुई टोपी भी सर पर पहन ली थी। मुझे पता था, तुम्हें सफर का तजुर्बा नहीं है, और विदेश, तुम पहली बार आ रही हो। तुम्हें नहीं पता था यहाँ का मौसम कैसा है। अपने बैग को चाहो तो संभाल कर रख दो। मैं तुम्हारी इस्तेमाल की सारी चीजें लेकर आया हूं। मुस्कुराते हुए, लहजे में कहते हुए उसने हाथ से उसे आगे बढ़ने का इशारा किया था। अनवी बेयकीन निगाहों से उसे देखती कमरे से बाहर निकल आई थी। होटल के गलियारे से गुजरते हुए वे लोग बाहर सड़क पर आए तो अनवी को हैरत का एक जोरदार झटका लगा। उसने बिना सोचे अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। बर्फ रुई के छोटे छोटे गोलों की सूरत आसमान से गिर रही थी। स्नोफॉल उसके होठों से निकला। क्या स्नोफॉल पहली बार देख रही हो क्या? विवान ने हैरत से कहा। अनवी तो अभी तक मगन थी, आसमान से गिरती बर्फ को देखे जा रही थी। अनवी, इस मौसम की पहली स्नोफॉल है, आ जाओ। विवान ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनवी ने हैरत से उसके बढ़े हुए हाथ को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वापस चलना चाहिए। मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। कल सुबह मीटिंग है और मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला लीजिएगा। इसके अलावा मेरा आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं है। कड़वे लहजे में कहती वह मुड़ने लगी थी, जब विवान ने अचानक उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। खींचने का असर था या क्या? मुड़ते ही अनवी का ओवरकोट जरा खिसक गया। उसकी सफेद गर्दन दिखने लगी और तभी विवान की नजर उसकी गर्दन पर लगे उन 3 खरोचों पर पड़ी। ये क्या है? ये कैसे निशान है? उसने अचानक आगे होकर उन तीनों निशानों को उंगली से छुआ था। अनवी खुद में सिमटकर 2 कदम पीछे हुई। कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही। उसने ओवरकोट में अपनी गर्दन छुपाना चाहा, मगर विवान की निगाहों में सवाल उतर आए थे। नहीं, ऐसे कैसे? साफ लग रहा है कि किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी। किसने किया है यह? उसने अनवी का हाथ थामते दोबारा से उन निशान को गौर से देखा था। अनवी की आंखों में पानी उतरने लगा। मैं कह रही हूं, न जाने दो, बस कुछ नहीं है। ये बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाती वह सब्र के आखिरी पड़ाव में थी। वह विवान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह भागती, विवान ने उसे पकड़कर ठीक अपने सामने खड़ा कर लिया था। अनवी का सब्र जवाब दे गया। वह कई महीनों से अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अचानक ही फूट फूट कर रोते उसने जैसे हार मान लिए। विवान के चेहरे पर उसे रोते देखकर हैरत हुई। धीरे से उसने अनवी को अपने साथ लगा लिया था। क्यों रो रही हो अनवी? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम हारे साथ किसी तरह। उसका लहजा आखिर में लरज कर रह गया था। क्या फर्क पड़ता है आपको कि कोई मेरे साथ क्या करे? ये राजेश ने किया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर चुके हैं। वो और बहुत कुछ करना चाहते थे। पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे सुरक्षित रखा, और यह सब सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपने मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। क्या आपको याद नहीं कि मैं आपकी बीवी हूं? शादी किया था आपने मुझसे, चाहे पहले का ही शादी सही, लेकिन कोई रिश्ता तो है हमारे बीच। अगर आपको इस रिश्ते को जारी नहीं रखना तो खत्म कर दो, फिर तलाक दे दो मुझे, ताकि मैं शांति से जी तो सकूं। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके सीने पर से सर उठाते उसने आंसू भरी निगाहें उठाकर विवान से पूछा था। वह चुप सा खड़ा रह गया। किसने किया है? ये बाकी बातें तो जैसे उसने नजरअंदाज कर दी। अनवी ने अपने आंसू साफ किए। किसी ने नहीं। मुफ्त माल को हर कोई उठाकर हजम करने की कोशिश करता है। उसने पलटना चाहा।
मगर विवान ने उसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में लिया था। ऐसा मत कहो। मैं इस आदमी को इस जमीन पर रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ा है? ना तो तुम आलतू की कोई चीज हो और ना ही माल। मुफ्त तुम मेरी बीवी हो, विवान की बीवी, और एक दुनिया तुम्हें जानती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु के बाद डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा तुम अपनी मासी के साथ उनके घर जाना चाहती हो। तुमने कभी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की। शायद हमारे दरमियान उम्रों का इतना फर्क था कि तुम्हें कभी मैं अच्छा ही नहीं लगा। तुम बेहद हसीन हो, और कहते तो लोग मुझे भी हसीन ही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता। सिर्फ इसीलिए ही मैंने तुम्हारी तरफ कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए। मैं चाहता था तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मासी के घर रहते कुछ अपने आप को माँ बाप के मृत्यु के सदमे से बाहर निकाल लो। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से हमारी विदाई करवा सको। और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने विदाई के लिए हॉल तक बुक करवा लिया है। अब मेरे माँ बाप तो रहे नहीं जो खुद आकर मेरी विदाई की बात करते। मुझे खुद ही आना पड़ा। हाँ, मैं आया भी था, लेकिन तुम्हारे वही मासा ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। उन्होंने कहा कि अन्वी अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा शायद तुमने यही चाहा होगा, लेकिन आज समझ आया कि असलियत कुछ और थी। विवान की आवाज में बेबसी थी। अन्वी ने भर आई आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या ये सब सच है? जैसे उसकी आवाज कांप रही थी। विवान ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे इतना बुरा समझती हो कि मैं तुम्हें भुला दूंगा? तुम मेरी पत्नी हो अन्वी। मैं तुम्हें किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी का मान रखा था। और अब जब तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी, बल्कि किसी और ने तुम्हें मजबूर किया, तो अब देखना अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। अन्वी उसे देखकर सिहर गई। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वो अब वाकई महफूज है। जैसे बरसों से जो सिर पर छत नहीं थी, आज मिल गई। विवान ने उसे अपने पास खींचा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बिजनेस का कुछ नहीं पता, फिर भी तुम्हें साथ लाया, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता था, अपना बनाकर, पूरी तरह से। विवान की बातों में जो अपनापन था, उसने अन्वी का सिर झुका दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब इतनी जल्दी बदल सकता है। 10 दिन का ट्रिप सपनों जैसा था, और जब वे दोनों इंडिया लौटे तो अन्वी की आंखों में अब डर नहीं, भरोसा और प्यार था। एयरपोर्ट से सीधे विवान उसे लेकर मासा के घर पहुंचा। आंगन में राजेश कुर्सी पर बैठा था। अंदर घुसते ही विवान का गुस्सा फट पड़ा। उसने राजेश को कॉलर से पकड़ा, एक जोरदार थप्पड़ मारा और दहाड़ते हुए बोला, अगर मेरी बीवी की तरफ दोबारा देखा भी ना, तो ऐसा अंजाम करूंगा कि खुद को भी आईने में नहीं पहचान पाएगा। छोड़ रहा हूं, क्योंकि तू उसकी मां की बहन का पति है। विवान की आंखों में आग थी, लेकिन जुबान पर नियंत्रण। फिर मासा की ओर देखकर बोला, मैं अन्वी को अब अपने घर ले जा रहा हूं। कल उसकी विदाई है। आप आना चाहें तो आइए, लेकिन अकेली। मासी की आंखें भर आईं। उन्होंने अन्वी को गले से लगाया। मुझे पहले से शक था, पर अब यकीन भी हो गया। मुझे माफ कर देना बेटा। अन्वी ने उन्हें देखा और नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। कोई भी मजबूरी अब आपकी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फैसला उनका अपना था। विवान का हाथ थामकर जब अन्वी उस घर से बाहर निकली, तो उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। विवान ने प्यार से कहा, चलिए अपने घर। अन्वी मुस्कुराकर उसकी कार में बैठ गई। विवान ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार अपने घर की ओर मोड़ दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी आप मिस न कर पाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।